बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 175 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 176 मुलाहिज़ा फरमाए। मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने दिफा का इख्तियार तो होगा। आखिर मैं एक कमज़ोर और नातवां सी औरत हूँ। मुझे कम अज़ कम इतना हक तो मिलना चाहिए कि पहलवान आज़म के सामने अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकूं। स्योबक ने एक बार फिर उसका सरताफा जायजा लिया और फिर अपने पहलवान आज़म की तरफ घूमकर उसे अपनी जुबान में कैथरीन के बात का तर्जुमा बताने लगा। पहलवान आज़म ने इस बात में सर हिला दिया। गालिबन मौसूफ ने सोचा था कि एक लात तो शायद इत्तफाकन पड़ गई थी, लेकिन औरत आखिर औरत थी और वो पहलवान आज़म थे, इसलिए औरत को दिफा का हक देने में कोई हर्ज नहीं था। स्योबक कैथरीन की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, हमारे कबीले में तो औरत को दिफा वगैरह का हक नहीं होता। उसे छोटी बदतमीजी पर घर में और बड़ी बदतमीजी पर सबके सामने मैदान में खड़े होकर मार खाना पड़ती है। लेकिन तुम चूंकि गैर मुल्की हो, तुम्हें हमारे रस्म और रवाज और कवानीन का इल्म नहीं था, इसलिए तुम्हें दिफा का हक देने की मैंने सिफारिश की थी, जिसे पहलवान आज़म ने मान लिया है। हम पूरे गांव के सामने पहलवान आज़म का वकार मजरू होते नहीं देख सकते, इसलिए अब वो जिस तरह और जितनी चाहेंगे तुम्हें मार लगाएंगे। तुम जिस तरह चाहो अपना दिफा कर सकती हो, बल्कि पहलवान आज़म पर जवाबी हमला भी कर सकती हो। तुम ज्यादा से ज्यादा जोड़ो कराटे जानती होगी, लेकिन औरत आखिर औरत होती है। जोड़ो कराटे तुम्हें नहीं बचा सकते। तुम्हें पहलवान आज़म की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर दखल अंदाजी की कोशिश की, लेकिन कैथरीन ने इस बार भी मेरे सीने पर दोनों हाथ रखकर धकेलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं कह चुकी हूँ, पहले शागिर्द को मौका दो। उस्ताद की खिदमत किसी ज्यादा बड़े मौके के लिए बचा कर रखनी चाहिए। उस दौरान स्योबक गर्दन घुमाकर तमाशाइयों की तरफ देखते हुए उन्हें उनकी जुबान में गालबन ये बताने लगा कि हम लोगों के दरमियान क्या मुकालमा हुआ था। उसकी बात सुनकर तकरीबन तमाम मर्द कैथरीन की तरफ इस्तज़ाइया नजरों से देखते हुए कहके लगाने लगे। औरतें अलबत्ता बिल्कुल खामोश थीं। उनकी आंखों में रश्क के साथ साथ किसी और जज्बे की भी झलक थी। शायद वो कैथरीन की जात से कोई उम्मीद वाबस्ता कर रही थी। तमाम मर्दों को कहके लगाते देखकर पहलवान आज़म भी सीने को घूंसों से पीटते हुए आसमान की तरफ मुंह करके डरावनी सी आवाजें निकालने लगा। वो शायद ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो हंस हंस कर बेहाल हुआ जा रहा था। उसकी हंसी किसी पहाड़ पर ड्रम लुढ़कने की आवाज से मुशाबा थी। कैथरीन पहलवान की तरफ इशारा करते हुए स्योबक से मुखातिब हुई। उसे कहो भैंसे की तरह टकराना बंद करे और मैदान के बीच में चले। स्योबक नागवारी से बोला, जुबान संभाल कर बात करो लड़की। हमारे यहाँ औरतों को मर्दों के बारे में इस तरह बदतमीजी से बात करने की इजाजत नहीं है। इस पर तुम्हारी सजा में इजाफा भी हो सकता है। मैं अंग्रेज हूँ, मुझ पर अपने असूल मुसल्लत मत करो। कैथरीन मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हारी औरतों की तरह नहीं हूँ जिन्हें शायद तुमने भेड़ बकरियों की तरह रखा हुआ है। मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हो वहाँ सिर्फ हमारे असूल और हमारे कवानीन चलते हैं। स्योबक को राया, तुम अंग्रेज हो तो अपनी तहजीब अपने पास रखो। जिन औरतों को तुम भेड़ बकरियां समझ रही हो और तुमसे और तुम्हारे मुल्क की औरतों से बेहतर हाल में है। चार्ल्स कैथरीन का हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए नीचे, लेकिन मुस्तरबाना आवाज में बोला, फजूल बहस में और इस मुकाबले वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। हम यहाँ इस किस्म की अहमकाना हरकतों के लिए नहीं आए हैं। तुम पीछे हट जाओ, मैं उन लोगों से मुआफी मांग लेता हूँ। स्योबक ने उसकी बात सुन ली। वो कैथरीन के जवाब देने से पहले बोला, अब ये मुकाबला मुलतवी नहीं हो सकता, अब तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। इस दौरान तमाशाइयों और पहलवान आज़म के कहके थम चुके थे। मैदान में एक बार फिर गहरा सकूत छा गया था। चार्ल्स मुल्तजाना लहजे में स्योबक से मुखातिब हुआ, मैं तो तुमसे सिर्फ उस खत के बारे में बात करने आया था जो तुमने इस्तांबुल में हमारे सफारत खाने को लिखा था। ये यहाँ क्या सिलसिला शुरू हो गया है? खुदा के लिए इसे रोको। स्योबक की आंखों में यकलख्त बला की सर्दमेरी दर आई। वो चार्ल्स को घूरते हुए बोला, कौन सा खत? कैसा खत? मैंने किसी बरतानवी सफारत खाने को कोई खत नहीं लिखा। मैं कभी किसी को खत नहीं लिखता। वो फ्रांसीसी में लिखा गया था और हम पता चला चुके हैं, और तुमने ही लिखा था। चार्ल्स मुलायमे से बोला, इनकार मत करो, मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बातें करने आया हूँ। तुम्हारा इसमें कोई हर्ज नहीं। खुदा के लिए तुम मेरे चंद जरूरी सवालों का जवाब दे दो और इस अहमकाना सिलसिले को बंद करो। चलो कहीं चलकर बैठते हैं जहां हम इत्मीनान और राजदारी से बात कर सकें। स्योबक चारों तरफ देखते हुए बदस्तूर सपाट लहजे में बोला, मैं हक के मेजबानी जरूर अदा करूंगा, लेकिन मुझसे पहलियां बुझवाने की कोशिश मत करो। मुझसे ऐसी बातों के बारे में मत पूछो जिनके सर पैर का मुझे इल्म नहीं। रहा यह मुकाबला जिसे तुम अहमकाना सिलसिला कह रहे हो, यह अब नहीं टल सकता। पहलवान आज़म हमारे कबीले की एक अहम हस्ती है, हम उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते। मैं खुद भी बहुत अहम हस्ती हूँ, मैं भी नहीं चाहती ये मुकाबला टले। कैथरीन आगे बढ़ते हुए बोली। चार्ल्स खड़ा बेबसी से हाथ मलता रह गया। स्योबक गोया उसे तसल्ली देने के लिए नीचे आवाज में बोला, मैं तुम्हारी तशफी के लिए एक वादा कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी बेटी ने इस मुकाबले में अपनी बर्तरी साबित कर दी तो मैं तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिस हद तक भी मुझे मालूम हुआ उस हद तक जरूर बात करूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। मैदान के वस्त में वो कैथरीन और पहलवान आज़म से जरा दूर रेफरी के से अंदाज में खड़ा हो गया। पहलवान आज़म के मतोरम से होंठों पर उस वक्त एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी।
कैथरीन एक टुक उसकी तरफ देख रही थी। हम चूंकि पहलवान आजम का दूसरे पहलवान के साथ मुकाबला देख नहीं सके थे और इख्तिताम पर पहुंचे थे, इसलिए हमें उसकी ताकत और लड़ने के स्टाइल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मैं खुद भी कैथरीन के सिलसिले में जरा तशवीश का शिकार था। पहलवान आजम ने अपने डेल ढोल के बरक्स काफी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अचानक उछलकर कैथरीन को फ्लाइंग किक रसीद करने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन नहायत पुरस्कून अंदाज में एक तरफ हट गई। पहलवान आजम अपनी झोंक में कोहले के बल धप से गिरे। फ्लाइंग किक मारकर भी इंसान जमीन पर ही गिरता है, लेकिन किक खाली चली जाए तो चोट ज्यादा महसूस होती है। पहलवान आजम को उठने में एक लम्हे की ताखीर हो गई। कैथरीन ने उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की, जिसने उसके भैंसे जैसे जुस्से को भी 1 फुट ऊपर उछलने पर मजबूर कर दिया। यह आगाज देखकर ही मेरे दिल को कुछ इत्मीनान होने लगा। पहलवान आजम में यकीनन ताकत तो खासी होगी, लेकिन वो अहमक था। उसे कैथरीन से पहली लात खा कर ही उसकी फुर्ती का अंदाजा लगा लेना चाहिए था। अगर वो फुर्ती में कैथरीन का मुकाबला नहीं कर सकता था तो फिर न जाने क्या सोचकर उसने कैथरीन को चैलेंज दिया था, जबकि वो पहले ही एक पहलवान से मुकाबला करके यकीनन कुछ न कुछ थका हुआ था। वो उछलकर उठने में कामयाब हो गया और अब जरा मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा। वो दोनों नीम दायरे में एक दूसरे के सामने चकराने लगे। अब वो यकीनन कैथरीन को दबोचने की फिक्र में था। चंद सेकंड में ही उसकी मोटी अकल में यह बात जरूर आ गई थी कि फुर्ती के मुकाबले में शायद वो कैथरीन को शिकस्त न दे सके। वो खुद भी जोड़ो कराटे से वाकिफ मालूम होता था। उसने भी कैथरीन के अंदाज में एड़ी के बल घूमकर कैथरीन के मुंह पर चाप सुई रसीद करने की कोशिश की, लेकिन कैथरीन इतनी आसानी से मार खाने वाली मालूम नहीं होती थी। वो न सिर्फ तेजी से झुकाई दे गई, बल्कि उसी दौरान उसने उसकी पसलियों में एक लात और रसीद कर दी। पहलवान आजम बेइख्तियार डकरा उठा। उसके फेफड़ों में यकीनन खासी उथल पथल हुई थी। मजमा को अब बिल्कुल ही साफ सूंघ गया था। सब दम साधे कैथरीन ही को देख रहे थे और उन्हें गोया अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आखिरकार पहलवान आजम की वही कैफियत हुई जो उस किस्म की सूरत हाल में उस किस्म के लोगों की अमूमन होती है, यानी उसमें अगर रत्ती दुरत्ती अकल मौजूद थी तो वो भी जल्द ही उसका साथ छोड़ गई और वो अपनी ताकत के वैचाना इजहार पर ही उतर आया। उसने एक बार फिर सीना कोबी की कोशिश की। उसके ख्याल में शायद ये मुखालिफ को मरूब करने का कोई बहुत उम्दा हरबा था, लेकिन कैथरीन ने मरूब होने के बजाय उसकी उस मसरूफियत से फायदा उठाते हुए एक बार फिर उसकी कमर पर उस तरह घूम कर लात रसीद की कि वो ऊंधे मुंह चा गिरा। कैथरीन ने उसके उठने से पहले ही उसकी खोपड़ी पर पै दर पै कई ठोकरें रसीद की। वो मशीनी से अंदाज में हरकत कर रही थी। उसकी हरकत में जितनी फुर्ती थी, पहलवान आजम उतना ही सुस्त पड़ गया। उसने उठने में चंद लम्हे सर्व किए और उस दौरान उसकी पुसलियों पर भी 2-3 ठोकरें पड़ चुकी थी। कैथरीन ने अब तक महज टांगों से ही काम लिया था और ठोकरें मार मार कर ही उसे बेहाल कर दिया था। मुझे कुछ यूं लगा कि शायद वो कराटे का खास अंदाज में किक और बैक किक के अलावा खास अंदाज में ऐसी ठोकरें ही मारने में माहिर थी जो हड्डियां चटका देती हैं और इंसान के तमाम अंदरूनी अज़ा को अथल पथल करके रख देती हैं। लेकिन चंद सेकंड बाद ही मुझे अंदाजा हुआ कि कैथरीन की महारत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थी। पहलवान आजम ने एक सानिये के लिए कैथरीन को सामने पाकर उसकी पेशानी पर कराटे की चाप रसीद करने की कोशिश की। उसमें कोई शक नहीं था कि अगर कैथरीन अपने आप को उस वार से बचाने में कामयाब न होती तो सिर्फ यही उसके लिए खासा तबाहकुन वार साबित होता। पहलवान न सिर्फ झोंक में एक बार फिर लड़खड़ा गया था, उसे कैथरीन का एक और तकलीफ दे वार सहना पड़ा। कैथरीन ने अपना हाथ अकड़ाते हुए आईनी पंजे की तरह उसकी तोंद में घोंप दिया। अगर उसके पेट पर चर्बी की मोटी तहें न होती तो नुकीले नाखनों वाला वो हाथ शायद उसकी पुश्त तक ही धंस जाता। तहम उसने जिस तरह चीख मारी और उससे उसकी तकलीफ का अंदाजा करना मुश्किल नहीं था। उसने अपने जहाजी से हाथों में कैथरीन की मरमरी सुराहीदार गर्दन दबोचने की कोशिश की। एक सानिये के लिए मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया जब मैंने देखा कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया था। कैथरीन को पीछे हटने में सिर्फ एक सानिये की ताखीर हो गई थी। मुझे यूं लगा कि अब तो ये गर्दन टूट कर ही उसके हाथों की गिरफ्त से छूटेगी, लेकिन कैथरीन ने एक सानिये की सुस्ती दिखाई थी, दूसरे लम्हे उसकी तलाफी कर दी। उसने पहलवान की दोनों कलाइयां गिरफ्त में लेते हुए उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक के अंदाज में घुटने रसीद किए और उसकी गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही साफ निकल गई। पहलवान आजम का चेहरा, जिस पर दूसरे पहलवान से मुकाबले के दौरान खराश तक नहीं आई थी, अब खून में लिथड़ा हुआ नजर आ रहा था। हालांकि कैथरीन ने उसके चेहरे पर कोई वार नहीं किया था। शायद वो मुंह के बल कुछ ज्यादा ही जोर से गिरा था। उसकी नक्सीर भी फूट गई थी और शायद पेशानी की जिल्द, होंठ वगैरह भी फट गए थे। चेहरा मिट्टी और खून में लिथड़ जाने की वजह से वो बहुत खौफनाक नजर आने लगा था, लेकिन एक लिहाज से उसकी यह हालत काबिल रहम भी थी। कैथरीन गोया एक छलावा थी जो उसकी गिरफ्त में नहीं आ रही थी। उसने गोया अपनी बची कुछ ताकत मुजतमा करते हुए नहायत उम्दगी से कैथरीन पर छलांग लगाई। उस वक्त उससे इतनी फुर्ती की तवक्को मुझे नहीं थी। कैथरीन उसकी गिरफ्त में आने से बाल बल बची। इस बार पहलवान आजम की गुद्दी पर कराटे का हाथ पड़ा। यह जरब उसके लिए खतरनाक साबित हुई। वो ऊंधा गिरा और फिर नहीं उठा।
कैथरीन मुसादी से जरा दूर खड़ी उसके उठने की मुंतजिर रही। इस बार उसने उसके ढेर होने से फायदा उठाने की कोशिश नहीं की और उस हालत में उस पर कोई वार नहीं किया। हजूम को शायद अभी पहलवान आजम के उठने और कोई करिश्मा दिखाने की उम्मीद थी, लेकिन बेचारे पहलवान आजम साहब ऊंधे ही पड़े रहे। सांस की आमदोरफ्त के साथ पसलियों के ज़िरबम के सिवा उनके जिस्म में हरकत के कोई आसार दिखाई नहीं दिए। मिलाकर कैथरीन को अंदाजा हो गया कि पहलवान आजम अब नहीं उठेंगे। वह हाथ झाड़ते हुए गहरी सांस लेकर बाआवाज बुलंद सबसे मुखातिब हुई, चलो अब अपने पहलवान आजम को उठा लो, इसकी मालिश मरहम पट्टी वगैरह का इंतजाम करो और हो सके तो इस पर गौर करना कि आइंदा इसका पहलवान आजम का टाइटल बरकरार रहना चाहिए या नहीं। सोबक के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। वो खामोशी से कैथरीन को तक रहा था। दफातन मैदान तालियों के शोर से गूंज उठा। मैंने अब तक बैक वक्त हर तरफ नजर रखने की कोशिश की थी। मैंने देखा तालियां सिर्फ औरतें बजा रही थीं और उनके चेहरे किसी अंदरूनी जोश से तिमतिमा रहे थे, लेकिन फौरन ही उन मर्दों ने खूनखार नजरों से उन्हें घूरा और उनकी तालियां बजाते हुए हाथ साख्त हो गए। चेहरों से मुस्कुराहट गायब होगी। एक लम्हे के तवक्कुफ से कैथरीन बोली, ये मर भी सकता था, लेकिन मैंने ज्यादा बदमजगी से बचने के लिए काफी एहतियात बरती है। अगर इसे जरूरत रही तो मैं आइंदा भी किसी वक्त इससे मुकाबले के लिए तैयार होंगी। सोबक अब भी खामोश रहा। कैथरीन मेरी और चार्ल्स की तरफ वापस आ गई। चार्ल्स के चेहरे का इत्मीनान उस वक्त नहीं था, लेकिन वो अपनी खुशी और जोश खरोश को एक संजीदा, मुदब्बर और मतीन इंसान की तरह छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे पता था कि उस वक्त उसकी कैफियत उस बाप जैसी ही थी जिसकी औलाद ने किसी अजीम उशान तकरीब में स्टेज पर हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहिरा करके कोई बड़ा इनाम जीता हो, जबकि बाप को उससे पहले इल्म ही नहीं रहा हो कि उसकी औलाद में ऐसी सलाहियतें भी पाई जाती हैं। कैथरीन को खराज तक नहीं आई थी, लेकिन चार्ल्स उसका हाथ थामते हुए पूछे बगैर न रह सका, तुम ठीक तो हो नहीं? कैथरीन को जवाब देने के बजाय मेरी तरफ देखकर धीरे से हंस दी और दाद तलब अंदाज में बोली, मैंने शागिर्दी का हक अदा किया या नहीं? मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, खुदा तुम जैसी बनी बनाई शागिर्द हर किसी को दे। फिलहाल तो तुम मुझे उस्ताद नजर आ रही थी, मालूम नहीं तुमने क्यों खुद को मेरी शागिर्द करार दे दिया है। मैंने तो ऐसी कोई उस्तादी नहीं दिखाई। मेरी नजरें छुपे हुए जौहर को पहचान लेती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। सोबक उस दौरान अपनी जुबान में अपने आदमियों को हदायत दे रहा था कि वह पहलवान आजम को उठा कर ले जाएं। दूसरे पहलवान को पहले ही उठा कर न जाने कहाँ ले जाया जा चुका था। चार्ल्स ने सोबक को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, अब तो तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे ना? मेरी बेटी ने तुम्हारे पहलवान आजम पर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। हाँ, मैं जरूर जवाब दूंगा। सोबक उसकी तरफ गर्दन घुमाकर जरा बरहमी से बोला, हम वादे पूरे करने वाले लोग हैं। वो एक बार फिर घूमकर अपने आदमियों को कुछ हदायत देने लगा। इस दौरान हजूम मुंतशिर होने लगा था, लेकिन सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी मुड़ मुड़ कर कैथरीन को अजीब सी नजरों से देखते जा रहे थे। उसी असना में एक गदा गाड़ी वहां लाई गई जिसमें साफ सुथरा गद्दा बिछा हुआ था। पहलवान आजम को उसमें लिटा दिया गया और गाड़ी एक तरफ रवाना होगी। शायद वो इस गाँव की एम्बुलेंस थी। बाकी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मैंने नीची आवाज में कैथरीन से कहा, तुम्हारी आज की कारकर्दगी देखकर तो यकीन नहीं आ रहा कि 3 रोज पहले तुम बैरी जहाज पर इतनी आसानी से जंतर के काबू में आ गई थी। उसकी कई वजूहात थी। कैथरीन मुस्कुराते हुए बोली, उसने वाकई बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर पीछे से आकर मेरी शाहरक पर खंजर रख दिया था। जरा सी भी हरकत मेरे लिए मोहलक साबित हो सकती थी। दूसरे, वहां जगह बहुत तंग थी। तीसरे, जहाज पर छापा पड़ा हुआ था। मेरे दिल में चोर था। मैं किसी के सामने ज्यादा नुमाया नहीं होना चाहती थी। एक आम और मामूली सी लड़की ही बनी रहना चाहती थी। इस तरह की कई वजूहात थीं जिनकी बिना पर मैं चंद सेकंड के उस वाकये में बिल्कुल साख्त होकर रह गई थी। वैसे अगर तुम यंत्र को हलाक करने में फुर्ती न दिखाते तो फिर शायद मैं ही कुछ कर गुजरती, लेकिन शायद मैं भी जख्मी हो जाती। बिलाखिर सोबक हमारी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, तुम लोग मेरे साथ चलो। हम तीनों उसके पीछे चलती है। वो मैदान अबूर करके एक ऐसी गली से गुजरा जो गालबन गाँव के मेन बाजार की हैसियत रखती थी। मजीद कुछ फासला तय करने और दाएं बाएं मुड़ने के बाद मकानात का सिलसिला खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक पहाड़ी थी जिसे ऊपर से तराश कर उस पर मकान बनाया गया था। ये मकान भी चौबी था, लेकिन नहायत शानदार नजर आ रहा था। पहाड़ी को तराश कर मकान तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। जेल की तर्ज पर मकान के चारों कोनों पर बुर्जियां बनाई गई थीं, जिनमें एक एक शख्स मशीन गन स्टैंड पर फिट किए खड़ा था। चारों गन्नों का रुख चारों समतों में था। मकान क्या था? अच्छा भला छोटा मोटा चौबी महल था। हमारे ऊपर पहुंचते ही एक खादिम ने दस्तक से पहले ही लकड़ी का बड़ा सा गेट खोल दिया। ये शख्स भी मुसल्ला नजर आ रहा था, लेकिन सोबक के पास कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि उसके शाहाना तर्ज के भारी भरकम और ढीले ढाले लिबादे में कुछ जरूर हो सकता था। तमाम मालूम यही होता था कि उसे खुद अपनी जात से ज्यादा अपने घर और अहले खाना की फिक्र थी। सोबक की तकलीद में हम अंदर पहुंचते तो सामने तवील अरीज सहन नजर आया। उस सहन में नहायत एक खूबसूरत औरत ढीले ढाले लेकिन शाहाना से लिबास में एक बच्चे को गोद में ली खड़ी थी। पहली नजर में वो औरत मुझे सफेद फाम मालूम हुई, क्योंकि उसकी रंगत सुर्खो सफेद, आंखें नीली, बाल सुनहरे लेकिन मशरकी
औरतों की तरह इतने लंबे थे कि कोहलों से भी नीचे जा रहे थे। वो बरहना सर थी और बाल खुले ही थे। दूसरे लम्हे मुझे एहसास हो गया कि वो औरत बहरहाल मशरकी ही थी। सोबक ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हम अजनबियों को देखते ही तेजी से मुड़ी और अंदर कहीं चली गई। सोबक ने हमें दाएं हाथ पर वाकई एक तवील और अरीज नशिस्तगाह में ला बिठाया। उसमें बेशकीमत दबीज कालीन, खूबसूरत आरामदेह तकिए वगैरह तो मौजूद थे, लेकिन जदीद तर्ज का नशिस्त का सामान वगैरह नहीं था। दीवारों पर गन्ने आवेजा थी। उस तर्ज की नशिस्त गाहें हमारे कबायली इलाकों में भी होती हैं। सोबक किसी खादम को तलब करने के बजाय हमें बिठाकर बाहर जाते हुए बोला, मैं मेहमानदारी का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वो जा चुका तो मैंने नीची आवाज में चार्ल्स से कहा, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि ये इस कबीले का सरदार है, लेकिन तुम इसके पास क्यों आए हो? पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह महज इस कबीले का सरदार नहीं है और इसकी जिंदगी सिर्फ इस गांव तक महदूद नहीं है। चार्ल्स आराम से फैलकर बैठते हुए बोला। अब वो बिल्कुल पुरस्कून नजर आ रहा था। ये तो खैर मुझे अंदाजा है, इस हैसियत के लोग करीबी शहरों तक भी आते जाते हैं। मैंने कहा, चार्ल्स गोया मेरी बात से माजूज होते हुए, हंसा, तुम करीबी शहरों की बात कर रहे हो? वो तो दूर दराज मुल्कों तक जाता रहता है। क्या कोई कारोबारी बनता है? मैंने कुछ हकीकी कुछ मसनूई सादगी से पूछा। चार्ल्स एक बार फिर धीरे से हंसा और मेरी तरफ झुकते हुए नहायत धीमी आवाज में बोला, तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, वो बहुत ऊंचे दर्जे का उजरती कातिल है। कैथरीन भी जरा बाप की तरफ झुक गई थी। उसने जरा चौंक कर बाप की तरफ देखा। मैंने बगौर चार्ल्स की तरफ देखते हुए पूछा, कितने ऊंचे दर्जे का? सफीरों, वजीरों और सरबराहान ममलिकत को कत्ल करता है, बहुत भारी मुआवजा लेता है। CIA, आनजहानी, KGB, मोसाद वगैरह के किसी घाग और तजुर्बेकार एजेंट से ज्यादा सिफाक कातिल और सरदार है। लेकिन जब ये यूरोप, अफ्रीका या मशरकी वस्ता के किसी मुल्क में या फिर अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी वगैरह में नजर आता है तो कोई इस पर कबायली होने का शुबा तक नहीं कर सकता। दुनिया की कई जुबानें रवानी से बोलता है और दुनिया के कई खास शहरों में इसका बंगला या अपार्टमेंट मौजूद है जिसमें इसकी कोई ना कोई दाइस्ता रहती है। दुनिया की तकरीबन हर कौम की औरत इसकी दाइस्ताओं में शामिल है या शामिल रह चुकी है। मिस्टर चार्ल्स, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे किसी अलिफ लैलवी किरदार के बारे में बता रहे हो। मैंने बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा। चार्ल्स ठंडी सांस लेकर बोला, अब तो अलिफ लैला भी पुरानी चीज हो चुकी है। दुनिया के गोशे गोशे में एक नई अलिफ लैला रकम की जा रही है। हर निज़ाम हुकूमत की खामियों या मसलहतों की वजह से जगह जगह अलिफ लैलवी किरदार जन्म ले चुके हैं। जब हम पहली बार इनके बारे में जानते हैं, उनके करीब जाते हैं तो हमें हैरत होती है। हम बेयकीनी से सोचते हैं, अच्छा क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं? क्या दुनिया में ऐसा भी हो रहा है? लेकिन हमारे यकीन करने या ना करने से क्या होता है, दुनिया बहरहाल अलिफ लैलवी किरदारों से भरी पड़ी है। तुम इसके पास किस लिए आए हो? किसी को कत्ल करवाना है? मैंने पूछा। वो एक सुपर पावर का नुमाइंदा था और बसात से मोरे हटाते रहना, उसकी जगह नए मोरे जमाते रहना सुपर पावर्स का मशगला है। नहीं, कत्ल नहीं करवाना है, बल्कि किसी को कत्ल होने से बचाना है। चार्ल्स ने सरगोशी में जवाब दिया। किसे? मैं जानना चाहा। लेडी डायना को, उसने जवाब दिया। मैं चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखता रह गया। बिल आकर पूछे बगैर न रह सका, इस खूबसूरत और बेजरर औरत को कौन कत्ल करना चाहता है? वो तो सरबराह ममलिकत भी नहीं है, सियासत से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर हमें यह मालूम होता कि कौन कत्ल कराना चाहता है तो मुझे यहाँ आने की जरूरत न पड़ती। चार्ल्स गहरी सांस लेकर रह गया। वैसे डायना सरबराह ममलिकत न सही, सियासत से उसका कोई ताल्लुक न सही, लेकिन वो एक अहम शख्सियत है। ऐसी शख्सियत के पास कोई ओहदा ना भी हो, लेकिन उसका मकाम, उसकी हैसियत कुछ ऐसी होती है कि उसकी जिंदगी या मौत दुनिया की सियासत पर असर अंदाज होती है। क्या लेडी डायना को कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट सोबक को मिला है? मैंने दरियाफ्त किया, लेकिन उसी लम्हे बाहर आहट उभरी। शायद सोबक अंदर आ रहा था। चार्ल्स सरगोशी में बोला, तुम खामोशी से सब कुछ देखते रहो, सुनते रहो, बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। चंद सेकंड बाद सोबक कमरे में दाखिल हुआ। दो मुलाजम उसके पीछे ट्रे उठाया रहे थे। उनमें शराब, विस्की, बियर वगैरह की बोतलें, सोडा, बर्फ सब कुछ था। मेरे यहाँ हर मेहमान की तवाज़ो उसके मुआशरे के मुताबिक की जाती है। सोबक बैठते हुए बोला, पहले मशरूबात का दौर चलेगा। चार्ल्स ने अपने लिए विस्की का एक हल्का पैक तैयार किया और कैथरीन ने अपने लिए शीरी पसंद की। मैं साथ बैठा रहा तो सोबक ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। आप कुछ नहीं ले रहे? उसने अंग्रेजी में नहायत शाइस्तगी से पूछा। अगर जहमत ना हो तो मेरे लिए शरबत, बनफशा, सकंजवीन या लस्सी मंगवा दीजिए। मैंने धीमे लहजे में कहा। क्या शरबत? सोबक के लिए शरबत, बनफशा, सकंजवीन और लस्सी जैसे अल्फाज दोहराना मुश्किल था। वो हकला कर रह गया। आप कह रहे थे कि आपके यहाँ हर मेहमान की तवाज़ो उसके मुआशरे के मुताबिक की जाती है। मैंने मासूमियत से कहा और बोतलों की तरफ इशारा किया। मेरी मुआशरत में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। ओह, मैं समझा। सोबक सर हिलाते हुए बोला, आप पीते नहीं है? मैं भी नहीं पीता हूँ। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। चार्ल्स ने उसके बारे में जो कुछ मुझे बताया था उसके बाद यह जानना मेरे लिए वाकई बाइस हैरत था। को पीता नहीं था। फिर वो मेरे लिए एक गिलास में बर्फ और सोडा डालते हुए बोला, चलें आप सिर्फ यही पी लें। आप कहते हैं तो पी लेता हूँ, वैसे मेरे मुआशरत में ये भी शामिल नहीं है।
मैंने गिलास थामते हुए संजीदगी से कहा। अब स्यूबक बगौर मेरी तरफ देख रहा था। चार्ल्स ने स्यूबक को मुखातिब किया, तो मिस्टर अफजल चौधरी की बातों में मत उलझो, ये बहुत संजीदगी से मजाक करते हैं। मेरे साथ ट्रेजेडी यही रही है। मैंने अपने लहजे को गमनाक बनाते हुए कहा। जब भी मैंने संजीदगी से बात करने की कोशिश की, उसे मजाक समझा क्या। खैर, स्यूबक ने कंधे उचकाते हुए मौजू बदल दिया। मशरूबात के दौर के बाद खाने का सिलसिला होगा। बात फिर वही मुआशरत की आ जाती है। हमारे यहाँ सालम बकरे के पेट में चावल भरकर उसे खास मसालों के साथ रोस्ट किया जाता है और साथ एक खास तरह की फूली फूली रोटी होती है। अगर आप लोग पसंद करें तो वो तकरीबन तैयार है, वरना फीके अंग्रेजी खाने भी दस्तयाब हो सकते हैं। उस अंदाज में बकरा हमारे यहाँ भी कबायली इलाकों में रोस्ट किया जाता है। मैंने और चार्ल्स ने उसी के हक में वोट दिया। कैथरीन ने कंधे उचकाकर हमारी तायद कर दी। उसके ख्याल में खाना पीना अहम मसला नहीं था। स्यूबक बोला, खाने पीने का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है साथ साथ बातें भी हो जानी चाहिए। मिस्टर चार्ल्स, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। चंद दिन पहले इस्तांबुल में बरतानवी सफारतखाने को एक गुमनाम खत मौसूल हुआ जो फ्रांसीसी में लिखा गया था, चार्ल्स ने कहा, और खामोश होकर यूं स्यूबक के चेहरे का जायजा लेने लगा, गोया उस पर कोई रद्द-ए-अमल तलाश कर रहा। लेकिन स्यूबक का चेहरा हर तासुर से आरी रहा। चार्ल्स ने सिलसिला इकराम जोड़ा। स्कॉटलैंड यार्ड और बरतानवी सीक्रेट सर्विस इस खत के बारे में फौरन हरकत में आई। उसके पास कोई ठोस सबूत तो मौजूद नहीं, लेकिन बावर किया गया है कि वो खत तुमने लिखा था। बावर नहीं, तुम लोगों को फर्ज करना चाहिए था। स्यूबक ने तुसी की, यह शायद मशवरा दिया। लहजा नहायत नरम था। चलो फिलहाल हम फर्ज कर लेते हैं कि वो खत तुमने लिखा था। चार्ल्स ने बहस नहीं की और बात जारी रखी। तुमने उस खत में खबरदार किया था कि लेडी डायना का तुर्की का जो दौरा तय पा चुका है और जिसका शेड्यूल भी बन चुका है, उसके दौरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। तुमने ये नहीं लिखा था कि इस किस्म की शख्सियत को कत्ल करने का मकसद क्या हो सकता है। अगर उसकी पेशगी इतला मौजूद थी तो उसका मतलब ये था कि ये किसी जुनूनी की हरकत भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जुनूनी या उस किस्म के लोग जिनके दिमाग में कोई खन्नास होता है वो अचानक ही ऐसी किसी शख्सियत पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दुरुस्त है, स्यूबक आहिस्तगी से बोला। बरतानवी सीक्रेट सर्विस और दीगर कई माहिरीन ने उस खत पर बहुत गौर किया। चार्ल्स बात जारी रखते हुए बोला, बज़ाहिर उसके चंद मकासद मुमकिन नजर आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई बड़ी शख्सियत किसी मुल्क का दौरा करती है और इस दौरान उसे कोई गुजंद पहुंच जाता है तो सबसे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। मेजबान मुल्क पर इल्जाम आता है कि उसके सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस थे। बरतानिया और तुर्की के ताल्लुकात इस वक्त वैसे ही एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। स्यूबक खामोश रहा और सोडे के गिलास को उंगलियों में घुमाता रहा। वो किसी झील की तरह पुरस्कून था, बल्कि झील की सतह पर भी हवा से खफीफ सी लहरें पैदा होने लगती हैं। स्यूबक के चेहरे पर जरा भी इर्ताश नहीं था। दूसरा मकसद शाही खानदान को एक बड़े बुरहान से दो चार करना भी हो सकता है। चार्ल्स सिलसिला इकराम जोड़ते हुए बोला, क्योंकि आजकल वैसे ही आलमी प्रेस और मीडिया में प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं और तलाक तक नौबत पहुंची बताई जा रही है। इसलिए ये शुबा भी हो सकता है कि कहीं शाही खानदान ने खुद ही तो डायना को न मरवाया हो। शाही खानदान के वकार को इससे सख्त धचका लग सकता है, क्योंकि शाही खानदान में आज तक इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। शाही खानदान आजकल वैसे भी मुख्तलिफ अफवाहों की कुछ ज्यादा ही जद में है, जिनके पीछे कुछ मखसूस लाबियां काम कर रही हैं। बहरहाल डायना अवामी सतह पर भी खासी मकबूल शख्सियत है। उसके कत्ल पर बरतानिया में खासा शदीद रद्द-ए-अमल भी मुरतब हो सकता है, जो मुल्क को अपनी जगह कुछ नए मसाइल से दो चार कर सकता है। चार्ल्स ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर गहरी सांस ली। लेडी डायना पर कातलाने हमले का इम्कान तो पाया जाता है, इसलिए हमने उस खत को दीवाने की बड़ समझकर नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन तहकीकात के बाद हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने वो खत क्यों लिखा। तुमने क्यों फर्ज कर लिया कि वो खत मैंने लिखा था? स्यूबक ने पुरस्कून लहजे में पूछा। चार्ल्स मुलायम से बोला, देखो, अगर हम अनजान और मासूम बनकर गुफ्तगू करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। हमें मालूम है कि तुम दुनिया के एक नहायत महंगे और ऊंचे दर्जे के उजरती कातिल हो। बहुत ही खास शख्सियतों को कत्ल करना तुम्हारी वजह शोहरत है। ये दूसरी बात है कि तुम्हारी ये शोहरत सिर्फ चंद अफराद तक महदूद है। ये भी एक अलग मसला है कि एक तो सबूत न होने की वजह से आज तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। दूसरे, तुम खुद अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हो। कोई सीक्रेट एजेंट या स्पाई कोशिश भी करे तो शायद तुम्हें हलाक न कह सके। इस मौका पर मैंने सुबह के पतले पतले सपाक होंठों पर मुस्कुराहट की कर रमक सी नमूदार होते महसूस की। चार्ल्स मुरबियाना लहजे में बोला, इसलिए अब इस बात को जुटलाना तो छोड़ दो कि वो खत तुमने लिखा था। मेरी जेब में कोई नन्ना सा टेप रिकॉर्डर वगैरह पोशीदा नहीं है जिस पर तुम्हारा यह एतराफ जुर्म रिकॉर्ड हो जाएगा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी जेब में कोई टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं है। स्यूबक अब जरा मुस्कुराया। अगर मुझे इस किस्म का कोई शुबा होता तो तुम लोगों की तलाशी लेकर अब तक वो टेप रिकॉर्डर बरामद किया जा चुका होता, बल्कि शायद जाया भी किया जा चुका होता। तो फिर तुम खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? चार्ल्स बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। तुम तो पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कभी कभी सवाल खुद अपना जवाब होते हैं। स्यूबक ने यह कहते हुए गिलास होंठों से लगा लिया। चार्ल्स पहलू बदल कर बोला, बहरहाल हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास आया होगा। उसके बगैर तुम इस राज से आगाह नहीं हो सकते थे। हमें इस सिलसिले में खबरदार करने का मतलब यह है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया है।
पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों वापस कर दिया? अगर वापस कर ही दिया था तो इस सिलसिले में हमारे सफारतखाने को क्यों खबरदार किया? ये तो तुम जैसे कातलों की इखलाकियात के खिलाफ है। सोबक चंद लम्हे गिलास को उंगलियों में घुमाते हुए पुरख्याल अंदाज में उसी को घूरता रहा। कैथरीन अब आंखों में एक नई दिलचस्पी लिए उसकी तरफ देख रही थी। बिलाखिर सोबक ने शायद जरा खुलकर बात करने का फैसला कर ही लिया। वो चार्ल्स की आंखों में आंखें डालते हुए नहायत ही धीमी आवाज में बोला, ये दुरुस्त है कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आया था और ये भी दुरुस्त है कि मैंने वापस कर दिया था। तुम्हारे आदमियों ने अंदाजे लगाने में महारत दिखाई है। मुझे तुम्हारी हुकूमत से यही उम्मीद थी। कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे? चार्ल्स ने पूछा। 5 आदमियों का एक ग्रुप था। वो एक चार्टर त्यारे में आए थे। सोबक ने जवाब दिया। मेरे पूछने का मतलब यह था कि उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? चार्ल्स मुलायमे से बोला। ये मैं नहीं जान सका। अगर जान भी लेता तो तुम्हें ना बताता। अब तुम मुझसे कारोबारी इखलाकियात को इस हद तक भी तर्क कर देने की तवक्को मत रखो। सोबक सपाट लहजे में बोला। उन्होंने तुम्हें कितना मुआवजा ऑफर किया था ये तो बता सकते हो? हाँ, 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड? चार्ल्स ने हैरत से दोहराया। ये तो मैं सिर्फ नकद रकम की बात बता रहा हूँ। जो वो साथ लेकर आए थे ये एडवांस था। काम खत्म होने के बाद मजीद 1 मिलियन पाउंड मेरे स्विस अकाउंट में मुंतकिल होना थे। सोबक मुस्कुराते हुए बोला। चंद लम्हे के लिए कमरे में सुकूत छा गया। सोबक बगौर चार्ल्स की तरफ देख रहा था। चार्ल्स के पिछाने पर शिकने थीं। ऐसा लगता था कि वो हर सवाल करने के लिए नहायत एहतियात से अल्फाज का इंतखाब कर रहा था और उससे भी ज्यादा एहतियात के साथ सोबक जवाब दे रहा था। चार्ल्स तो खैर एक गैर रस्मी किस्म का डिप्लोमेट और गैर रवायती किस्म का मामला साज ही था, लेकिन सोबक भी उस वक्त अपने अंदाजे गुफ्तगू से कोई डिप्लोमेट ही मालूम हो रहा था। जिस संजीदगी, मतानत और अदब एहतराम से दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, उसे ये गुमान भी नहीं गुजरता था कि उन दोनों में से एक नहायत ऊंचे दर्जे का पेशावर उजरती कातिल था। इस दौर का अलमिया यही है कि इसमें कत्ल, गारत और दहशतगर्दी वगैरह एक बड़ी सनत या शायद बड़े फन का दर्जा हासिल कर चुकी है। अगर आप छोटे मोटे आदमी हैं और गुस्से में ये गलती से हत्ता कि किसी माकूल वजह के तहत भी किसी को कत्ल कर देते हैं तो आप कातिल हैं। पुलिस आपको पकड़ने के लिए हस्बे मकदूर कोशिश करेगी और अगर आप उसके हत्थे चढ़ गए तो उम्मीद यही है कि आपका हशर खासा इबरतनाक होगा। लेकिन अगर आप उसी काम में कमाल हासिल कर लेते हैं, किसी बड़े मकाम पर पहुंच जाते हैं, उसे सनत का दर्जा देते हैं, उस काबिल हो जाते हैं कि आपके महज एक इशारे पर कुछ से कुछ हो जाता है, तो फिर न जाने कायदे कानून कहाँ चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग बाज़ औक़ात खुद आपको सहारा देकर ऊंचे सिंहासन पर बिठाते हैं, फिर नहायत अदब व एहतराम से आपसे मुज़ाकरात करते हैं। ये तजाद आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। लेडी डायना को हलाक करने के लिए सोबक को 2 बिलियन पाउंड की पेशकश हुई थी। पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम 7 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन मुझे रकम पर हैरत नहीं थी। एक सुपर पावर के शाही खानदान की एक नहायत अहम और मुमताज शख्सियत को कत्ल करने का यह मुआवजा बहुत ज्यादा नहीं था। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में गरीबों के वोटों से मुंतखब होने वाले किसी असेंबली के मेंबर को इधर से उधर लुढ़कने, किसी मामले में हाँ करने या किसी मामले में ना करने का इतना मुआवजा मिल जाता है। हैरत मुझे उस बात पर थी कि इस मामले में बरतानवी हुकूमत का एक नुमाइंदा बैठा उस शख्स से नहायत दोस्ताना माहौल में बातचीत कर रहा था जो लेडी डायना का कातिल भी हो सकता था। उन्होंने उस शख्स को बैन अवी कवानीन के तहत अपने यहाँ बुलवाने या अपनी किसी एजेंसी के जरिए अगवा करवाने और स्कॉटलैंड वगैरह में उसे तफ्तीश करने के बजाय उसके दरे दौलत पर हाजिर होकर मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। अगर ये कोई पाकिस्तानी मामला होता और कोई पाकिस्तानी नुमाइंदा उस किस्म के मुज़ाकरात कर रहा होता तो मुझे कोई खास हैरत ना होती। चंद लम्हे की खामोशी के बाद चार्ल्स गहरी सांस लेकर बोला, तुमने 2 मिलियन पाउंड का ये कॉन्ट्रैक्ट उठा दिया? हाँ, सोबक ने इख्तिसार से जवाब दिया। क्यों? चार्ल्स ने जानना चाहा। मेरी मर्जी। सोबक का जवाब अब भी मुख्तसर था। चार्ल्स लफी में सर लाते हुए मुलायमे से बोला, मेरा ख्याल है इसका जवाब इतना सादा नहीं हो सकता। शायद जवाब मुख्तसर होने की वजह से तुम्हें इतना सादा लग रहा है। सोबक मुस्कुराया। अगर मैं जरा तफसील से जवाब दूंगा तब भी मफहूम यही होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम जरा खुलकर बात करो। चार्ल्स के लहजे में मुहज़्ज़बाना इसरार था। खुलकर तो मैंने आज तक अपनी बीवी से बात नहीं की। बीवी से तो ख्वाह तुम बिल्कुल ही बात मत करो, मुझे इस पर भी कोई एतराज नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। चार्ल्स खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोला। सोबक एक लम्हे कुछ सोचने के बाद बोला, बस कोई खास वजह नहीं थी। एक तो मैंने उससे पहले किसी औरत को कत्ल नहीं किया, दूसरा मुझे उस औरत की अब तक की जिंदगी में कोई ज्यादा बड़ी खबासत नजर नहीं आई। किसी की निजी जिंदगी से मैं कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन किसी भी दूसरे जाविये से ये औरत किसी भी एतबार से मुझे इंसानियत का मुजरम नजर नहीं आई। ओहो, चार्ल्स इस्तिज़ाइया अंदाज में धीरे से हंसा। गोया तुम बहुत नेक किस्म के कातिल हो, सिर्फ उन लोगों को कत्ल करते हो जो तुम्हें इंसानियत का मुजरम नजर आते हैं। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। सोबक हल्की सी नागवारी से बोला, ताहम मैं चूंकि हर अहरे गहरे को कत्ल करता नहीं देता, मेरा निशाना बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके माजी में मुझे कुछ न कुछ घनौनापन मिल जाता है। बड़े आदमियों की गलतियां भी बड़ी होती हैं, या यूं कहो कि उनकी गलतियों के असरात बहुत बड़े होते हैं। बाज़ औक़ात उनका जरा सा गलत फैसला हजारों इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है, लाखों इंसानों को जिंदा दरगोर कर देता है या उन्हें अज़ियतनाक मौत के आगोश में पहुंचा देता है। क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? नहीं, दुरुस्त है।
चार्ल्स ने तस्लीम किया। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि आज की दुनिया में जिन्हें बड़े लोग कहा जाता है वो कुछ ऐसी मिसाली जिंदगी गुजार कर बड़े नहीं बनते, न जाने क्या क्या जोड़ तोड़ करते हैं। उनका अमाल नामा न जाने कैसी कैसी खवासों से भरा होता है। मैं बेशक मुआवजा लेकर कत्ल करता हूँ और अपना मतलूबा मुआवजा मिलने पर किसी को भी कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दिल के इत्मीनान के लिए उसके अमाल नामे में से कोई न कोई जवाब चुन लेता हूँ कि फलां शख्स इस वक्त बेशक बड़ा नेक नाम था, बड़े ऊंचे मकाम पर फाइज था, बेशुमार लोग उसके नाम की माला जप रहे थे, लेकिन अपनी फलां हरकत की वजह से वो मौत का मुस्तहिक था, वो इंसानियत का मुजरिम था, उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था और बड़ी इबरतनाक मौत मरना चाहिए था। बहुत खूब, गोया तुम बड़े बाज़मीर किस्म के कातिल हो। चार्ल्स का लहजा अब भी कदरे इस्तज़ाहिया ही था और मेरा ख्याल था कि सोबक को यह बात कुछ नागवार गुजर रही थी। नहीं, मुझे बाज़मीर होने का दावा नहीं, सोबक मुलायमत से बोला। मैं अपने आप को इस जवाब से सिर्फ इसलिए मुतमिन करता हूँ कि रात को आराम की नींद सो सकूं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद भी मेरे जहन में कोई बोझ ना हो, वरना इस किस्म के काम इंसान ख्वाह कितना ही भारी मुआवजा लेकर करे, उसके असाब ख्वाह कितने ही मजबूत हो, लेकिन कभी ना कभी वो अंदर से जरूर चटकने लगता है। जबकि मैं बिल्कुल मुतमिन और मसरूर हूँ, मैंने कभी अपने आप को मुस्तरिब या परेशान महसूस नहीं किया। लेडी डायना को कत्ल करने का तुम्हें कोई मजबूत जवाब नहीं मिल सका। चार्ल्स ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, मेरे इनकार की एक बड़ी वजह यही थी, सोबक ने जवाब दिया। मजमूई तौर पर बात सिर्फ यही है कि मेरा दिल नहीं चाहा। चलो मान लिया, चार्ल्स ने सर हिलाया। किस्सा मुख्तसर कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया, लेकिन तुम्हें फिर भी ये यकीन है कि लेडी को हलाक करने की कोशिश की जाएगी। तुम्हारा ख्याल है ये प्रोग्राम मुलतवी नहीं हुआ। ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है ये प्रोग्राम मुलतवी नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे सफारतखाने को गुमनाम खत लिखकर टिप देने की कोशिश की थी, वरना मुझे जहमत की क्या जरूरत थी। सोबक तीखे लहजे में बोला। तुमने ये जहमत क्यों उठाई? चार्ल्स ने जानना चाहा। यूं ही, मैंने सोचा उस औरत को कत्ल नहीं होना चाहिए। सोबक कंधे उचका कर बोला। मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे सफारतखानों को टिप देकर अपनी जिंदगी और अपने कैरियर के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, क्योंकि जो लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे वो इस बात को हरगिज पसंद नहीं करेंगे कि उनका मंसूबा नाकाम हो, और अगर मंसूबा नाकाम होता है तो सबसे पहले उनका शक मुझ पर जाएगा, क्योंकि मेरा इनकार सुनने के बाद मेरे ही सामने गैर इरादी तौर पर उनमें से एक के मुंह से निकल गया था कि फिर हमान से बात कर लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्हें इतनी बेसब्री से मेरे सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अनजान सा बना रहा था, जैसे मैंने ये बात सुनी ही नहीं थी। तुम्हारे ताउन के लिए मैं वाकई तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। चार्ल्स हकीकी ममनूनियत से बोला। मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम्हारे बाद कॉन्ट्रैक्ट किसके पास गया होगा। मैं भी इस सवाल के लिए मुनासिब अल्फाज ही तलाश कर रहा था। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि यह बात तुम्हें मालूम होगी, और अगर मालूम होगी तो तुम मुझे बताना पसंद करोगे या नहीं। अच्छा हुआ तुमने पूछे बगैर ही बता दिया। जब मैंने तुम्हारे सफारतखाने को खत लिखने की हमाकत कर ही डाली और तुम लोगों को मालूम हो ही गया कि खत मैंने लिखा था, तो अब कोई भी बात छुपाने का कोई खास फायदा नहीं। सोबक कदरे बेपरवाही से बोला। अब तुम खासी समझदारी से बात कर रहे हो। चार्ल्स के लहजे में अब अच्छी खासी मोहब्बत छलकने लगी थी। लेकिन तुम हमारे सफारतखाने को खत लिखने को हमाकत मत करार दो। मेरे ख्याल में तो तुमने जिंदगी में पहली बार एक ढंग का काम किया है। तुम हमारी हुकूमत की गुड बुक्स में आ गए हो। चार्ल्स ने गोया सोबक को खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हुकूमत की गुड बुक्स में आकर क्या मिलेगा? मेरी हैसियत तो तब्दील नहीं हो जाएगी। तुम्हारे मुल्क समेत जिन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों के पास मेरा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मौजूद है, वो तो जूं का तू रहेगा, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। शायद, चार्ल्स मुबहम लहजे में बोला, लेकिन हम कम अज कम ये कोशिश जरूर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वापस करने से तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसकी कुछ न कुछ तलाफी हो जाए। चार्ल्स की दानिश में शायद ये भी सोबक के लिए एक खुशखबरी थी, लेकिन सोबक ने उस पर भी किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। कम अज कम खुशी तो हरगिज जाहिर नहीं की थी। वो मुंह बनाते हुए बोला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट वापस करके और तुम्हारी हुकूमत को टिप ऑफ करके ऐसे ज्यादा खतरा मोल लिया है जितना मुझे कॉन्ट्रैक्ट कबूल करने की सूरत में लाहक होता। जाहिर है जो लोग इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं वो भी मामूली लोग नहीं होते, उनके पीछे भी कुछ ताकतें काम कर रही होती हैं। तुम उनकी परवाह मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चार्ल्स ने गोया उसे तसल्ली दी। मुझे मालूम है, इसी एतमाद के साथ तो मैं जिंदा हूँ। वो एक खास किस्म की बेनियाजाना खुद एतमादी के साथ बोला। मुझे उसके अंदाज में किसी हद तक तकब्बुर की झलक भी महसूस हुई। मुझे खैर आफियत के साथ जिंदा रहने के लिए तुम्हारी हुकूमत की मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मदद की पेशकश भी नहीं कर रहा। चार्ल्स ने फौरन गोया उसकी खुशफहमी दूर की। मैं तो वैसे ही तुम्हारे साबका रिकॉर्ड को देखते हुए एक अंदाजा जाहिर कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट अब हमान ही के पास है? मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं और मेरा ख्याल है वो दुरुस्त हैं। सोबक ने जवाब दिया। अब वही लेडी डायना को कत्ल करने की कोशिश करेगा और इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो कामयाब हो जाए। उसने अपनी पेशा वराना जिंदगी में 4-6 कॉन्ट्रैक्ट ही किए हैं और सुना है वो किसी में नाकाम नहीं रहा।